Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello friends and learners. Welcome to the channel Gleaming Grammar. I hope you must be doing great. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे. If you are visiting this channel first time, so I request you to kindly subscribe the channel and yes, don't forget to press the bell icon. As you know that no video was uploaded in last 2 weeks because I was out of station and I was getting constantly messages कि classes कब से recommence हो रही हैं, कब से restart हो रही हैं. So yes, I'm here with a new topic और अब आपको videos regularly मिलेंगी. And it was just a short break. So I just put a poll because I just wanted to know your reviews also कि next topic आप कौन सा discuss करना चाहते हैं with Gleaming Grammar platform. So I got almost 80% response for tense. So I got it कि आप सब अब tense discuss करना चाहते हैं and I also know that it is one of the imperative topic. तो yes, आज का जो topic हम cover करने वाले हैं it is gonna be tense. Now I also got few messages in the comment section that कुछ एस्पिरेंट्स का कहना है कि जो कंटेंट है वो काफ़ी इजी है. तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इट्स रियली गुड. यू जस्ट नीड अ क्विक रिवीजन. लेकिन जो कमेंट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, कंटेंट डिफ़िकल्ट है, तो उनके लिए ये कोट स्पेशली आई एम डेडिकेटेड दैट वी आर हियर शूटिंग फॉर द मून. Even if you miss, you will land among the star, right? तो हम जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, we are doing the preparation so that we can shoot the moon. हमारा जो aim है, we are doing it for being a topper, so that even if you will miss, क्योंकि moon भी यूनिक होता है, एक होता है, तो अगर आपने वो मिस भी कर दिया, टॉपर भी सिमिलरली एक ही होता है, तो even if by chance you're gonna miss it, at least you will be among the good scorers. तो at least आप स्टार्स के बीच में तो लैंड करेंगे. तो हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो डेफिनेटली थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंक्रीज करके करनी है एंड दैट्स ऑल वी आर डूइंग हियर एट ग्लीमिंग ग्रामर प्लेटफॉर्म. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मोटिवेशनल कोट. तो एज आई टोल्ड यू कि जो आज का टॉपिक है दैट्स गोना बी टेंसेस. और टेंस को आपको पता होगा कि हिंदी में काल कहा जाता है. ओके, सो सिमिलरली वी कैन को रिलेटेड विद टाइम. हम इसे टेंस को टाइम से क्यों को रिलेट करते हैं? बिकॉज इट टॉक अबाउट द टाइमिंग. टेंस से हम एक्सप्रेस करते हैं कि जो एक्शन है वो कब परफॉर्म हुआ है, वेदर इट इज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड, क्या वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, या वो प्रेजेंट में परफॉर्म हो रहा है, या फिर वो इन फ्यूचर परफॉर्म होगा. राइट, सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑल्सो. इन टेंसेज वी यूज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब्स. तो यानी कि जो टेंस है वो उसमें जो सारा गेम होता है इट इज़ ओनली ऑफ वर्ब्स. राइट, आपको ये ध्यान रखना है कि टेंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होता है वर्ब्स का. राइट, क्योंकि वी सिंपली स्विच द वर्ब्स, वी सिंपली चेंज द वर्ब्स, राइट, टू एक्सप्रेस, ये बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए व्हेन एन एक्शन इज, वॉज और विल बी परफॉर्म, कि कोई भी जो एक एक्शन है वो हो रहा है, हो गया है इन पास्ट, और वेदर इट इज़ गोना बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर. तो एक क्वेश्चन ये भी आता है जनरली, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कई बार कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर. तो उसका क्वेश्चन कई बार डिलेमा में चले जाते हैं एस्पिरेंट्स कि वो 12 हैं, क्योंकि हम डिटेल में हम 12 टेंसेस पढ़ते हैं. बट रिमेंबर वन पॉइंट कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जो टेंस वो हमने कैटेगराइज किया है वो सिर्फ 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है. राइट, द फर्स्ट वन इज पास्ट टेंस, सेकेंड वन इज प्रेजेंट टेंस एंड द थर्ड और द लास्ट वन इज फ्यूचर टेंस. तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज आर देयर, तो उसका आंसर आपका 3 ही होगा. ओके, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल साइंस है, राइट, तो साइंस इज द मेन ब्रांच. ओके, साइंस इज द मेन कोर सब्जेक्ट. अब लेटर ऑन फर्दर हम उसको क्लासीफाइड कर देते हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. राइट, सो ऑल दीज 3 आर द ब्रांचेज ऑफ साइंस, लेकिन साइंस तो वन है. सिमिलरली टेंस के जो मेन ब्रांचेज हैं दीज आर 3, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, हालांकि हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी करते हैं, बट मेन आर ओनली 3 टाइप ऑफ टेंसेज. नाउ डियर लर्नर्स, मैं आपको टेंसेस की एक स्टोरी नरेट करने वाली हूँ, और इस तरीके से आपने टेंसेस कभी नहीं पढ़े होंगे. आई ऑल्सो रियलाइज समटाइम्स कि कभी कभी टेंसेस के नेम्स भी लर्न करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है. सो आपको वो डिफ़िकल्टी ना हो, आप वो डिफ़िकल्टी फेस ना करें. मैं आपको टेंस के जितने भी नेम्स हैं, जितने भी 12 नेम्स और पार्ट्स हैं, वो आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाने वाली हूँ और डिस्कस करने वाली हूँ. एंड आई एम डैम श्योर कि आपने इस तरीके से टेंसेस कभी नहीं पढ़े होंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो
तो टेंस जो था ही वॉज अ यंग मैन, ओके, एज ही गॉट यंग ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हुई एंड ही गॉट 3 चिल्ड्रन, ओके, उसको 3 चिल्ड्रन हुए. तो बिकॉज ही डिडंट हैव एनी सेकेंड नेम. जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ दैट देर इज़ अ बॉय एक्स, ओके, एक्स के फादर का नेम है मोहन सिंह. तो जनरली आपने देखा होगा इन इंडिया और इवन इन अदर कंट्रीज ऑल्सो कि जो फादर का सेकेंड नेम होता है वी यूज़ इट एज अ सेकेंड नेम ऑल्सो, ओके, वो बच्चे को एज अ सेकेंड नेम मिलता है, राइट. तो अगर एक्स के फादर का नेम है मोहन सिंह तो एक्स का नेम भी क्या होगा, एक्स सिंह, राइट, एक्स सिंह. बट क्या हुआ कि टेंस के पास तो कोई सेकंड नेम था नहीं, नो सर नेम ही हैड. तो उसने डिसाइड किया कि वो अपना जो फर्स्ट नेम है, यानी कि उसका जो फर्स्ट नेम है, मेन नेम है, वही अपने तीनों बच्चों को एज अ सर नेम देगा, एज अ सेकेंड नेम देगा. तो उसने अपने फर्स्ट चाइल्ड का नाम रखा पास्ट टेंस. यू कैन सी हियर टेंस इज द फर्स्ट नेम. टेंस जो है, टेंस ने अपना ही नेम अपने तीनों बच्चों को एज अ सेकेंड नेम और एज अ सर नेम दे दिया है. सो फर्स्ट चाइल्ड वॉज कॉल्ड, फर्स्ट चाइल्ड का नाम उसने क्या रखा, पास्ट टेंस. सेकेंड चाइल्ड का नाम उसने रखा प्रेजेंट टेंस और थर्ड चाइल्ड का नाम उसने रखा फ्यूचर टेंस. नाउ टेंस जब भी कुछ भी पूछता था पास्ट टेंस से, तो पास्ट टेंस जो उसका फर्स्ट चाइल्ड था ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय. वो बहुत ही स्मार्ट बच्चा था. जब भी टेंस उससे कुछ पूछता था कि आई यू गोना डू द होमवर्क, सो ही यूज्ड टू से आई डिड, मैंने तो कर लिया. इफ़ ही विल आस्क कि हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया, तो पास्ट कहता था कि हाँ मैंने कर लिया. तो यानी कि जब भी टेंस कुछ भी पूछता था पास्ट टेंस से, तो पास्ट हमेशा कहता था कि दिस वर्क इज़ डन, ये काम तो हो चुका है, राइट. देन प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस जो था सेकेंड चाइल्ड टेंस का, ही वॉज एन एवरेज बॉय. ना तो वो बहुत ज़्यादा लेजी था, ना ही ओवर स्मार्ट था, राइट. वो टाइम को मैनेज करता था और सारे काम अकॉर्डिंगली करता था, यानी कि प्रेजेंट में करता था. वेन एवर टेंस यूज टू आस्क कि आई डूइंग द होमवर्क, तो प्रेजेंट टेंस कहता था येस आई एम डूइंग द होमवर्क, ओके. नाउ द थर्ड सन फ्यूचर टेंस, वो एक बहुत ही लेजी एंड लेगडेसिकल चाइल्ड था. जब भी टेंस उससे पूछता था कि फ्यूचर टेंस हैव यू डन योर होमवर्क, तो फ्यूचर टेंस हमेशा क्या कहता था, आई विल डू पापा, आई विल डू. तो यानी कि फ्यूचर टेंस जो था वो सारे काम कभी भी टाइम पे नहीं करता था और फ्यूचर पे भविष्य में डाल देता था कि मैं ये कल करूँगा, परसों करूँगा और डे आफ्टर टुमारो करूँगा, राइट. फाइनली पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस दे गॉट मैरिड, ओके, एंड दे ऑल्सो हैड 4 चिल्ड्रन. अब इट वॉज अ कोइंसिडेंट कि तीनों ही जो भाई थे उनके भी 4 बच्चे हुए, राइट. नाउ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस दे सेट टुगेदर. एक दिन वो साथ में बैठे थे एंड दे डिसाइडेड कि हम अपने बच्चों के कुछ ऐसे यूनिक नेम देंगे सो दैट अ हिस्ट्री कैन बी क्रिएटेड इन आवर इंग्लिश टाउन. यानी कि जिस टाउन में वो रहते थे, हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना टेंसेस को, तो यानी कि जिस टाउन में टेंस और उनके बच्चे रहते थे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उस टाउन का नाम था इंग्लिश टाउन, राइट. नाउ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को ऐसे यूनिक नेम देंगे सो दैट इंग्लिश टाउन में एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाए और सालों तक लोग उन्हें याद रखें. और आप देख सकते हैं अभी भी हम आपने भी पढ़े होंगे इफ़ यू आर अ फादर, और आपके बच्चे भी सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू द नेक्स्ट जनरेशन इज़ ऑल्सो गोना स्टडी. तो उन्होंने हिस्ट्री कैसे क्रिएट करी, लेट मी टेल यू. पहले तो उन्होंने जो उनका एक ट्रेडिशन था, जो एक कस्टम था जो कि उनके फादर ने फॉलो किया था, बाय गिविंग हिज नेम टू हिज सन्स. आपने देखा ना टेंस ने अपने तीनों बच्चों को अपना नेम दिया था. तो पहले तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ने डिसाइड किया कि हम अपना नेम अपने बच्चों को देंगे, राइट. यानी कि हमारा नेम हमारे बच्चों का फर्स्ट नेम होगा. तो यू कैन सी हियर पास्ट में जितने भी पास्ट के 4 चिल्ड्रन हैं उनका फर्स्ट नेम अपने फादर का है, राइट. पास्ट पास्ट पास्ट. देन दे ऑल्सो डिसाइडेड, उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को उनके ग्रैंडफादर का नेम भी देंगे, राइट. नाउ अब उन्होंने सोचा कि नेम तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, राइट, बिकॉज 1 नेम विल बी आवर नेम एंड 1 नेम यू हैव टू गो विद द ग्रैंडफादर्स नेम. तो यानी कि कम से कम मिनिमम 3 से 4 वर्ड्स तो होने ही चाहिए. तो यू कैन सी हियर फर्स्ट पास्ट के जितने भी बच्चे थे उनका नाम था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड वॉज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, third was past perfect tense and the fourth was past perfect continuous tense. Similarly present tense ने भी अपने बच्चों को सेम पैटर्न पे नेम दिए, अपना नेम दिया, मिड नेम चेंज किया और फिर उनके ग्रैंडफादर का नेम दिया. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. And similarly future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दैट हाउ मेनी कज़न्स आर देयर इन अ फैमिली. यानी कि टोटल जो कज़न्स हैं वो कितने हैं, कितने कज़न्स हैं. यस,
इट इज़ डैश, ओके, यू हैव टू ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स कितने कजिन्स हैं। नाउ हिस्ट्री तो क्रिएट हो चुकी है, राइट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने भी फर्स्ट कजिन्स हैं, यानी कि फैमिली में जितने भी फर्स्ट चाइल्ड है, लाइक पास्ट के फर्स्ट चाइल्ड, प्रेजेंट का फर्स्ट चाइल्ड और फ्यूचर का फर्स्ट चाइल्ड, उन तीनों के मिड नेम बिल्कुल सेम है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंडेफिनिट। सिमिलरली जो उनका सेकेंड चाइल्ड हुआ, उनके भी मिड नेम सेम है। सेम होने के बावजूद भी यू विल सी कि इन 12 कज़न्स में कोई भी ऐसा कज़न नहीं है, कोई भी ऐसा चाइल्ड नहीं है जिसका पूरा नेम, कंप्लीट नेम किसी और कज़न से मैच करता हो, राइट। सबके पास अपने डिफरेंट और यूनिक नेम्स थे। सो दिस इज़ हाउ आई टोल्ड यू द फैमिली ट्री ऑफ टेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको एक चीज़ और कोरिलेट करनी है यहाँ पे, दैट पास्ट टेंस, जैसे मैंने बताया कि पास्ट टेंस जो था ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय, वो सारे काम करके रखता था, एडवांस में हो चुके होते थे उसके पहले ही सारा वर्क, ओके। तो यू मस्ट बी अवेयर कि हमें अपने पेरेंट्स से कुछ जीन्स मिलते हैं, समटाइम्स वी गेट द गुड जीन्स, समटाइम्स सम बैड वन ऑल्सो। तो सिमिलरली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो बच्चे थे उनको अपने पेरेंट्स से वही जीन्स मिले, राइट। यानी कि पास्ट के जितने भी 4 चिल्ड्रन थे, दे वर ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा स्मार्ट, वेरी इंडस्ट्रियस। सारे काम वो पहले करके रखते थे, जब भी उनसे पूछा जाता था तो उनका काम हो चुका होता था पास्ट में। प्रेजेंट के जो बच्चे थे वो ऑन टाइम वर्क करते थे, प्रेजेंट में बिलीव करते थे ना, नीदर देवर लेट कमर्स नॉर अर्ली बर्ड्स। और फ्यूचर टेंस के जो 4 चिल्ड्रन थे वो सारे लेज़ी थे, यानी कि वो भी अपना काम फ्यूचर में करते थे, डे ड्रीमिंग करते रहते थे ऑल टाइम कि हम करेंगे करेंगे। ऑलराइट, तो अभी जो टेंस का चार्ट है, आई होप वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपको एक स्मॉल थिंग मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पर, लाइक अगर कहीं पर मेंशन है इंस्टेड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर कहीं आपको दिख रहा है सिंपल पास्ट, तो पजल नहीं होना है, राइट। आप ऐसा समझ सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल किसी का नेम है मोहन, ओके, और घर पर उसको किसी और पेट नेम से बुलाया जाता है, सच एज कि मोहित बुलाया जाता है और कुछ भी बुलाया जाता है, बाबू बुलाया जाता है। सो ये उसका सेकंड नेम है, बट द पर्सनैलिटी इज़ वन, पर्सनैलिटी तो एक ही है। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट का ही जो सेकंड नेम है, पेट नेम आप कह सकते हो, वो क्या है, सिंपल पास्ट। सिमिलरली हियर सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। वन मोर थिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस का भी, यानी कि जितने भी कॉन्टिन्यूस कजिन्स हैं ना, इनका भी एक और सेकेंड नेम है, जिसको घर पे प्यार से इनको प्रोग्रेसिव बुलाते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं, उसका स्कूल का नेम है और घर पर उसको प्यार से क्या बुलाते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस उसका स्कूल का नेम है और घर पर प्यार से उसको बुलाते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सो आई होप कि टेंस का चार्ट क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द टेंसेस। अब हम हर टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी, साथ में एग्जांपल्स बताऊंगी अलॉन्ग विद द रूल्स दैट वेयर डू वी यूज़ ईच टाइप ऑफ टेंस। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस से। अब मैं आपको 3 सेंटेंस बताऊंगी, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हम इन तीनों सेंटेंस के थ्रू अपनी पूरी टेबल को कंप्लीट करेंगे, राइट। नाउ अफर्मेटिव आपको पता होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के पार्ट होते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। फिर हम इंटेरोगेटिव डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव में ये वाई एन मैंने येस नो टाइप क्वेश्चंस के लिए मेंशन किया है और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस के लिए मेंशन किया है। तो पहले मैं यही क्लियर कर देती हूँ आपको कि वाई एन क्या है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया येस नो टाइप क्वेश्चन, राइट, येस नो टाइप क्वेश्चंस में हमें जो आंसर है वो ईदर वी गेट इट इन येस और इन नो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू दैट आर यू वॉचिंग द वीडियो, okay, so what you are gonna say, either you will say yes or you will say no, right? So those type of questions are known yes no type questions। और इसमें एक auxiliary verbs या जो main verb होती है वो हम starting में put करते हैं। देन WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, राइट, और हमें डिफाइन करना होता है। लाइक इफ आई से वाई डोंट यू पुट द कॉमेंट, तो आपको वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से येस और नो, येस और नो से मुझे आंसर नहीं मिलेगा, राइट। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ WH टाइप। तो आई होप कि अभी आपको डिटेल्स क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पे हम पास्ट टेंस के इंडेफिनिट, क्या इसका सेकेंड नेम है, सिंपल पास्ट, ओके, कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डिस्कस करेंगे, क्लियर। अब जिनको टेंसेस लर्न नहीं होते, रूल्स लर्न नहीं होते हैं, तो उसकी एक टैक्टिक मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर अभी, जो कि आपको आगे प्रेजेंट और फ्यूचर में भी रिमेंबर रखनी है। देखो, जब भी हम कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे, राइट, कॉन्टिन्यूस, वेदर इट इज़ ओनली कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, वेदर इट इज़ ओनली कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई एम रिपीटिंग इट। जब भी हम आपको कहीं भी कॉन्टिन्यूस दिखता है तो आपको
एक चीज़ रिमेंबर रखनी है कि उसमें V4 यूज़ होता है, राइट। V4 आप कह सकते हैं या फिर V1 प्लस ING भी कह सकते हैं, द मीनिंग इज सेम, ओके। लाइक यहाँ पर आप देखिए कॉन्टीन्यूस में यहाँ पे हमने वॉचिंग यूज़ किया है। नाउ लेट्स सी इन परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ऑल्सो, यू विल सी V1, यू विल फाइंड योर V1 ऑल्सो, लाइक ट्राइंग, ओके। V4, V1 प्लस ING, क्लियर, ट्राइंग। तो जब भी कॉन्टीन्यूस की बात होती है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, जब भी कॉन्टीन्यूस आएगा उसमें V4 का यूज़ होगा, राइट। हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, ऑक्सिलरी की नहीं बात कर रहे हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब आपको परफेक्ट दिखता है, यू नो परफेक्ट, तो परफेक्ट में V3 का यूज़ होता है, राइट। आपने वर्ब्स की फॉर्म पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे कि हमारी जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को हम V1 कहेंगे इन शॉर्ट, ओके, टू सेव आवर टाइम। पास्ट को हम V2 कहेंगे एंड पास्ट पार्टिसिपल को हम V3 कहेंगे, क्लियर। एंड V1 प्लस ING को हम V4 कॉल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप परफेक्ट की बात करेंगे, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा V3 का ही यूज़ होगा, क्लियर, मेन वर्ब। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें तो बहुत इजीली क्लियर हो गई, राइट, कि कॉन्टीन्यूस में चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ING फॉर्म आएगी। परफेक्ट में सिमिलरली वेदर इट इज़ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, V3 आएगी। एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में भी मेन वर्ब V4 ही आएगी, क्योंकि कॉन्टीन्यूस लगा हुआ है, क्लियर। तो ये कुछ माइन्यूट डिटेल्स हैं जिससे आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे रूल्स, प्लस आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से, राइट। तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट में वी टॉक अबाउट एनी एक्शन विच इज़ डन इन द पास्ट। पास्ट में जब कोई एक्शन हो चुका होता है एंड इट हैज़ नो रिलेशन विद द प्रेजेंट, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं होता, इन दैट केस वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट। इसका आप रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 यहाँ पे यानी कि मतलब है पास्ट से, ओके, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सी द एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल, क्लियर। आई जो है वो सब्जेक्ट है, एट हमारा V2 है एंड एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ सी द नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। सो आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। अब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये 2 टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि एग्जाम्स में जब भी आपको एरर दिया जाएगा तो एग्जामिनर क्या करता है, क्योंकि आपने यहाँ पे अफर्मेटिव में लर्न किया ना V2, तो वो यहाँ पर आपको क्या दे देगा, V2 दे देगा, यानी कि डिड के साथ भी V2 लगा देगा। आपको सेंटेंस देगा, आई डिड नॉट एट एन एप्पल, एंड यू विल बी आस्क्ड टू पिक आउट द एरर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिड जो है वो ऑलरेडी वी की सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, तो डिड जो है वो ऑलरेडी V2 है। तो अगर आपने ऑलरेडी V2 का यूज़ कर लिया है, सो डू यू थिंक कि आप दोबारा से V2 यूज़ करेंगे? नो। तो डिड आपने यूज़ कर लिया, यानी कि अब जो V मेन वर्ब है उसको आप V1 में यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ V2, जबकि अफर्मेटिव में हमने V2 का यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फॉर्म करने के लिए हमें ऑक्सिलरी की ज़रूरत होती है, तो हमने यहाँ पे डिड का यूज़ किया है ऑक्सिलरी एज अ, तो हमारी जो मेन वर्ब है वो V1 ही हो जाएगी। ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट में एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बाकी तो ऑक्सिलरी सेम रहती हैं हर टाइप ऑफ टेंस में, क्लियर। तो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ WH टाइप ऑफ क्वेश्चन। लाइक यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड हमने लगा दिया, राइट, वाई डिड यू ईट एन एप्पल। तो QW इज क्वेश्चन वर्ड, डिड इज अवर ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा ना डिड लगाया जैसे ही मैंने, तो तुरंत आई जस्ट पुट V1। Now, why did you eat an apple? This is an example of WH type interrogative question, okay? And which type of tense? Past indefinite tense. अब अगर आपको इसका yes no type बनाना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, it's pretty easy. Just remove the question word. ये जो why है ना, इसको remove कर दीजिए. And the part will be remained. Did you eat an apple? अब ये did you eat an apple क्या बन गया? यस नो टाइप बन गया। इट्स प्रेटी इजी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यस नो टाइप बनाते हैं तो ऑक्सिलरी को हम उठाते हैं और सबसे बिगनिंग में लगा देते हैं, हमारा यस नो टाइप फॉर्म हो गया। और अगर आपको WH बनाना है तो उससे भी पहले आप एक क्वेश्चन वर्ड पुट करेंगे, ऑल राइट। सो अभी आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। सो यू कैन रीड द एग्जाम्पल्स स्लोली एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, यू कैन प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, इट्स ऑल अप टू यू। So let's see continuous. Continuous का जो रूल है, basically we talk about past continuous when any action was being performed in the past. जब कोई भी action past में हो रहा था at certain point of time. इसका जो example है that is subject plus was were rule is plus V4 plus object, यानी कि
आई वॉज वॉचिंग मैच वेन ही केम. अब ये तो बेसिक थिंग हो गई दैट एन एक्शन वॉज बींग परफॉर्म्ड इन द पास्ट. कोई भी एक्शन पास्ट में परफॉर्म हो रहा था. मैं आपको टाइम लाइन से बताती हूँ. लुक हियर, यहाँ पे पास्ट है राइट. यहाँ पे पास्ट में कोई एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा था. दिस इज द बेसिक थिंग. ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है, यानी कि आई वॉज वॉचिंग मैच. मैं यहाँ पर अगर फुल स्टॉप कर दूँ तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक बेसिक रूल और बेसिक एग्जाम्पल हुआ. लेकिन हमें क्योंकि थोड़ा सा एडवांस भी कवर करना है तो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर कि थोड़ा सा एक एडवांस रूल क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस का. पास्ट कॉन्टिन्यूस में एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है राइट. वन एक्शन वॉज बीइंग परफॉर्म्ड व्हेन सेकेंड एक्शन टुक प्लेस. एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है पास्ट में और बीच में कोई सेकेंड एक्शन प्लेस लेता है, टेक करता है, इट टेक्स प्लेस. लाइक आई वॉज वॉचिंग मैच. तो ये एक्शन पास्ट में चल रहा था और बीच में क्या हुआ, कौन सा एक्शन है जो बीच में जिसने प्लेस ली, व्हेन ही केम. ओके, इफ आई से दैट आई वॉज कटिंग द वेजिटेबल, आई वॉज कटिंग द वेजिटेबल, सो दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस. ओके, एंड सेकेंड एक्शन किसने प्लेस लिया, व्हेन माई फ्रेंड केम. तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ में क्या यूज़ होगा, V2. यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ में अगर सेकेंड एक्शन प्लेस कर रहा है तो वहाँ पे हमें V2 का यूज़ करना है. क्लियर. नाउ सी द नेगेटिव. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर नॉट प्लस V4, या फिर आप इसको V1 प्लस ING भी बोल सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट. आई वॉज नॉट हर्टिंग यू. नाउ लेट्स सी इंटेरोगेटिव. मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल रीड करके बताऊंगी. यू कैन जस्ट रीड आउट द रूल्स. वर यू कॉलिंग मी. तो ये आप मुझे बताइए कौन सा टाइप है, वेदर इट इज़ येस नो टाइप और WH टाइप. Now let's see past perfect. In past perfect, an action was already done. पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर कोई एक्शन पहले ही परफॉर्म हो चुका होता है, उससे पहले कि सेकेंड एक्शन परफॉर्म हो राइट. लाइक सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द बेसिक रूल. लाइक द ट्रेन हैड लेफ्ट. अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ तो ये इसका एक बेसिक रूल है राइट. बहुत ही ईजी है. द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन. तो ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल हुआ. लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें एडिशनल रूल भी लर्न करना है पास्ट परफेक्ट में. दैट इज कि इसमें एक एक्शन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका होता है बिफोर द सेकेंड एक्शन टुक प्लेस राइट. जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. तो कौन सा एक्शन है जो पहले ही परफॉर्म हो चुका, द ट्रेन हैड लेफ्ट. ओके, बिफोर आई रीच द स्टेशन. बाद में कौन सा एक्शन हुआ, आई रीच द स्टेशन. तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 राइट. ये आपको उस एक्शन के लिए यूज़ करना है जो पहले परफॉर्म हुआ है, और जो एक्शन बाद में परफॉर्म हुआ है उसके लिए आपको सीधा V2 का यूज़ करना है, और यू कैन से पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है. क्लियर. इसमें एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा दैट द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. तो एक्शन कौन सा पहले परफॉर्म हुआ, द पेशेंट हैड डाइड. तो इसीलिए हमने उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया. नाउ लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट. ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक रूल यूज़ किया है. ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क. सो ही इज सब्जेक्ट, हैड इज अवर ऑक्सिलरी, और आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं. नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड है क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं. कंप्लीटेड हमारा V3 है और हिज होमवर्क इज ऑब्जेक्ट. वाई हैड यू टेकन हिज मोबाइल. तो दिस इज WH टाइप क्वेश्चन ऑफ पास्ट परफेक्ट. नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया था जहाँ भी कॉन्टिन्यूस आ रहा है ब्लाइंडली आपको मेन वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, V4 और V1 प्लस ING. आप कुछ भी बोल सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस. सो लेट्स सी द रूल. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर. और हमें एक इसमें पॉइंट ऑफ टाइम भी या फिर पीरियड ऑफ टाइम भी देना होता है. नाउ लेट्स सी हियर. यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ ओके एंड इट वॉज कॉन्टिन्यू एट अप टू द सर्टेन पॉइंट इन पास्ट. यानी कि पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही वो कुछ टाइम तक कॉन्टिन्यू रहा एंड वी डोंट नो वेदर इट वॉज फिनिश्ड और नॉट. बट हमें पता है कि वो पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड पास्ट में ही ऑलमोस्ट फिनिश हो गया. आई हैड बीन ट्राइंग टू ओपन द डोर फॉर 5 minutes व्हेन ही केम. ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 minutes एक ड्यूरेशन दिया हुआ है. सो यहाँ पे एक्शन स्टार्ट हुआ कहाँ पर, पॉइंट A पे, और पॉइंट B पे हमें एक टाइम दिया हुआ है कि पॉइंट B तक इतना टाइम हो चुका था. ड्यूरेशन भी दी हुई है कि एक्शन परफॉर्म हो रहा था. कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा था, ट्राइंग टू ओपन द डोर राइट फॉर 5 minutes व्हेन ही केम. तो इसमें भी आपको पास्ट में V2 का ही यूज़ करना है या फिर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है. नाउ लेट्स सी नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. शी हैड नॉट बीन कॉलिंग मी फॉर 5 minutes. एंड interrogative, had you been calling me for 5 minutes.
तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, WH है या यस नो, क्योंकि ऑक्सिलरी बिगिनिंग में है तो अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको दैट इट इज़ यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आई होप कि पास्ट की जो पूरी टेबल है मैंने आपको रूल्स, एग्जाम्पल्स और सारे ही जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के भी WH और यस नो सारे ही टाइप्स करा दिए हैं। टेक द स्क्रीनशॉट एंड कीप रिवाइजिंग इट। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक बार समझाया आपको लर्न हो जाएगा, नो, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट एटलीस्ट 2 to 3 times। नाउ लेट्स मूव अहेड और अब हम देखेंगे हम नेक्स्ट टेंस विच इज़ प्रेजेंट टेंस। सो वी विल स्टार्टेड विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका जो सेकेंड नेम है दैट इज सिंपल प्रेजेंट। ओके, नाउ सिंपल प्रेजेंट का हम यूज़ कहाँ करते हैं? सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ओके, अबाउट द हैबिचुअल एक्शंस और अबाउट एनी फैक्ट, ओके, दैट टाइम वी यूज़ प्रेजेंट टेंस। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने कहा दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, क्लियर, अब जो सन है वो राइज करता है ईस्ट से, इज द यूनिवर्सल फैक्ट और नॉट? लाइक आप इंडिया में हैं तो आपने ये स्टेटमेंट बोला, एवरीबडी विल बी हैप्पी विद दैट, नो क्वेरीज विल बी देयर। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में जाके भी सेम स्टेटमेंट बोलोगे दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, डू यू थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी? नो, बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट। यूनिवर्सल मीन्स होल वर्ल्ड हैज़ एक्सेप्टेड इट। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं जब भी हम कोई यूनिवर्सल थिंग एक्सप्रेस करते हैं या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन एक्सप्रेस करते हैं। हैबिचुअल एक्शन फॉर एन एग्जांपल आई विल से दैट आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। तो आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, ये मेरा एक हैबिचुअल एक्शन है, क्लियर, यानी कि मैं डेली इसको करती हूँ। तो आई होप आपको पता चल गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हमें कहाँ करना है। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल एंड द रूल। रूल से सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, क्लियर, सिंगुलर, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे बर्ड कर दिया, जस्ट फॉर एन इंस्टेंस, आप यहाँ पे बर्ड याद रखिए, बर्ड। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES ऐड करूँगी। लाइक अगर मैंने बर्ड्स की जगह मैं ये S रिमूव कर दूँ और यहाँ पे बर्ड कर दूँ तो मुझे फ्लाई की जगह क्या ऐड करना होगा? IES, फ्लाइज, ओके, बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, क्लियर। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, इन दैट केस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES ऐड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू डज का यूज़ करते हैं और अफर्मेटिव में आप मेन वर्ब में S और ES ऐड करेंगे when the subject is singular, और अगर प्लूरल है तो आप ऐड नहीं करेंगे, क्लियर। लाइक बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सबको पता है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सेकेंडली हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है ना, बर्ड्स है, तो इसीलिए फ्लाई में हमने IES का यूज़ नहीं किया, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नाउ नेक्स्ट नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डू और डज आपको ध्यान रखना है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, क्लियर है। सब इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल यू विल यूज डू, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यू विल यूज डज। लाइक एनिमल्स डोंट फ्लाई इन द स्काई, ये डोंट मतलब डू नॉट है यहाँ पे, ओके। सो एनिमल्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे एनिमल्स जो है वो मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने डू का यूज़ किया है। अगर यहाँ पे मैं एनिमल कर दूँ, S हटा दूँ, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी? डज। एनिमल डज नॉट फ्लाई इन द स्काई। ऑल राइट, आई होप आपको क्लियर है। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था दैट इन इंडेफिनिट, इन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसमें ऑक्सिलरीज ऐड हो जाती हैं। तो आपको एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन देगा, लेट मी टेल यू, इट विल गिव यू एनिमल्स, एनिमल देगा, ओके, सिंगुलर, एनिमल डज नॉट फ्लाइज, यानी कि यहाँ पर भी ES का यूज़ करेगा और फ्लाई में भी ES लगा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप डू डज का यूज़ कर रहे हैं तो V1 आएगा, जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि डिड का यूज़ कर रहे हैं तो V1 आएगा। सिमिलरली अगर डू डज का यूज़ हो रहा है तो V1 ही आएगा इंस्टेड यूजिंग S और ES। नाउ लेट्स सी द इंटेरोगेटिव टाइप। ये कौन सा टाइप है? WH टाइप है। यू कैन सी अ क्वेश्चन वर्ड हियर, वाई, ओके। सो वाई डज बर्ड चॉप, ओके, चॉप मतलब चहचहाना। सो यहाँ पे डज क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है बर्ड वो क्या है? सिंगुलर है। अगर यहाँ पे मैं बर्ड्स कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू। ऑल राइट, तो आपको यहाँ से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं कि डज का यूज़ हुआ है तो चॉप के बाद S यूज़ नहीं हुआ है। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? अफर्मेटिव में ओनली। Now next is continuous present continuous, okay, rule is subject plus is MR plus V4 या फिर V1 plus ING plus object। तो कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा होता है, ओके, फॉर दैट एक्शन वी यूज प्रेजेंट continuous tense।
Like you are watching the video of tenses at Gleaming Grammar platform? Yes, you are watching, right? तो आप क्या कहेंगे? I'm watching the video of tenses, okay, at Gleaming Grammar platform, क्योंकि अभी present में at the moment the action is going on. I am not discussing here adjectives, तो आप मुझे बताइए, मैंने अभी कहा I am not discussing here adjectives, तो at the present moment जब आप ये वीडियो देख रहे हैं क्या मैं adjectives डिस्कस कर रही हूँ? No. तो यानी कि present टाइम में वो एक्शन नहीं हो रहा है. So I used I am not discussing here adjectives. Next, are you listening me? Yes, tell me, are you listening me? So are you listening me? Which type of interrogative sentence it is? Yes, it is yes no type. Are you listening me? अच्छा, अगर आपको येस नो से WH बनाना है तो आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था, ये जो ऑक्सिलरी हमने पुट किया ना, इससे पहले बस आपको WH पुट कर देना है. ओके, लाइक इफ आई से व्हाई आर यू लिसनिंग मी, सो यू कैन से दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग टेंसेस, दैट्स व्हाई वी आर लिसनिंग यू. सो हियर यू विल पुट अ WH वर्ड, क्लियर, और आपका WH सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा. नाउ मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. अब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि दोनों में एक्शन परफॉर्म हो चुका है तो दोनों में डिफरेंस क्या है. जब कोई डिफरेंस नहीं है तो दोनों सेम हुए, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू फॉर्म टू टाइप्स. लेट मी टेल यू, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बट देर इज अ स्लाइट डिफरेंट. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? लाइक इन परफेक्ट एनी एक्शन इज डन इन द रीसेंट पास्ट. ओके, लाइक ये प्रेजेंट है, यहाँ पर आप टाइमलाइन पे देखिए, ये प्रेजेंट है, यानी कि कोई भी एक्शन यहाँ पर ही फिनिश हुआ है, राइट. बहुत ही रीसेंट पास्ट में फिनिश हुआ है, बिल्कुल अभी अभी फिनिश हुआ है. ओके, फिनिश तो हो गया है. परफेक्ट में हम उन्हीं एक्शंस की बात करते हैं जो हो चुके होते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट तो कब फिनिश हुआ है? अभी. ओके, एंड सेकेंडली इट हैज़ अ कनेक्शन विद द प्रेजेंट, उसका प्रेजेंट से कोई ना कोई कनेक्शन होता है. रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप हैज़ यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इन दैट केस यू विल यूज़ हैव. लाइक आई हैव ईटन द मैंगो रिसेंटली, तो रिसेंटली मतलब कब खाया? लाइक 2 years अगो? नो. अगर मैं यहाँ पे 2 years अगो लगा दूंगी ना, तो मुझे यहाँ से ऑक्सिलरी भी चेंज करनी होगी, और साथ में मेन वर्ब भी मुझे लिखना होगा आई एट द मैंगो 2 years अगो, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, बहुत टाइम पहले काम फिनिश हो चुका है, राइट, 2 साल पहले. लेकिन अभी मैंने क्या कहा? आई हैव ईटन द मैंगो रिसेंटली, यानी कि एक्शन कब फिनिश हुआ है? रिसेंट पास्ट में, बिल्कुल अभी अभी फिनिश हुआ है. ओके, सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट. तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट. दोनों में ही एक्शन हो चुका होता है, लेकिन पास्ट में बहुत टाइम पहले फिनिश हुआ होता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट में बिल्कुल रिसेंट पास्ट में फिनिश हुआ होता है, और उसका कुछ कनेक्शन होता है विद प्रेजेंट. Now let's see the negative example. You have not completed the task. Okay, why have you not completed the task? Now let's see present continuous. Now in present continuous, any action has started in the past. Past में just see at the timeline, यहाँ कहीं पर action शुरू हुआ होता है, but in present it is going on. Present में वो चल रहा होता है, कहीं past में शुरू हुआ है, लेकिन in present it is going on, right? Rule says subject plus has have been plus V4 plus object. Like she has been working on this project for 4 years. तो यानी कि 4 years से काम कर रही है, तो एक्शन कब शुरू हुआ? पास्ट में शुरू हुआ ना, बट प्रेजेंट में क्या अभी भी चल रहा है? Yes, it started in the past, but in present it is still going on. So she has been working on this project for 4 years. अगर आप for and since में confuse होते हैं, so drop योर मैसेज इन द कॉमेंट बॉक्स. आई विल मेक अनदर वीडियो कि फॉर कब यूज़ करना होता है और सिंस कब यूज़ करना होता है, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बट दिस टाइम आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्ड. नेगेटिव, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 4 years, एंड इंटरोगेटिव इज has she been working on this project for 4 years. So I hope present is also clear. Now we are moving on the last tense, that is future tense. तो मैंने आपको बताया था कि जो future tense था वो कैसा था? was he an active boy? No, वो एक बहुत ही sloth and lackadaisical बच्चा था, जो कि हर चीज़ future पे पुट कर देता था, पोस्टपोन कर देता था, पुट ऑफ कर देता था अपने प्लान्स को. तो हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे पहले. तो फ्यूचर इंडेफिनिट वी यूज़ फॉर एनी एक्शन दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर. क्लियर, फ्यूचर में परफॉर्म होगा. रूल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो आई शैल गो देयर. ओके, यानी कि मैं वहाँ जाऊँगा.
वन मोर थिंग, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, यहाँ पे आई के साथ शैल यूज़ हुआ है इन कॉन्वर्जेशन। जब भी हम बात करते हैं तो हम आई के साथ विल यूज़ करते हैं। ओके, अगर मुझे ये बात बोलनी है, ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अगर मुझे ये सेम बात बोलनी है कि आई विल गो देयर, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ना आई शैल गो देयर, मैं क्या बोलूँगी, आई विल गो देयर। उसका रीज़न ये होता है कि जब हमारी प्रोबेबिलिटी एक्शन परफॉर्म होने की बहुत हाई होती है, यानी कि जब सर्टेनिटी ज़्यादा होती है, हम श्योर होते हैं कि वो एक्शन होगा ही होगा, तो हम आई के साथ और वी के साथ क्या यूज़ करते हैं, विल का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज इन रिटन इंग्लिश हमें आई और वी के साथ क्या यूज़ करना है, शैल, और बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस, नाउंस जो भी बाकी हैं उन सब के साथ आप यूज़ करेंगे विल। ओके, तो आपको राइटिंग में ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ यू विल यूज शैल। आई शैल गो देयर, आई शैल नॉट गो देयर, वाई शैल आई गो देयर। क्लियर। नाउ लेट्स सी कॉन्टिन्यूस। मैं आपको टाइमलाइन पे बताना चाहूँगी यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में एट सम टाइम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा होगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं ना कि ऐसा हो रहा होगा इन फ्यूचर। क्लियर। रूल सेज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 यानी कि V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस जहाँ पर भी होगा वहाँ V4 ही आएगा और जहाँ पर भी परफेक्ट होगा वहाँ V3 ही आएगा। तो इस तरीके से मेन वर्ब्स तो आपको लर्न ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ लर्न करनी होंगी ऑक्सिलरीज। दैट्स इट। सो आई जस्ट मेड योर वर्क सो ईजी। से थैंक्स टू मी। एनीवेज, सो कॉन्टिन्यूस शी विल बी डूइंग हर वर्क एट 10 AM। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रेडिक्टिंग, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एट 10 AM जो हमारा एक्शन है यानी कि वो जो अपना वर्क है वो कर रही होगी। वी आर प्रेडिक्टिंग। ओके। सो शी विल बी डूइंग हर वर्क एट 10 AM। शी विल नॉट बी डूइंग हर वर्क एट 10 AM, नहीं कर रही होगी फ्यूचर में। ओके। विल यू बी अटेंडिंग द पार्टी दिस वीकेंड। तो जो वीकेंड है आप मुझे बताइए, हम वीकेंड की बात कर रहे हैं फ्यूचर में, फ्यूचर में वो वीकेंड आएगा, क्या आप वो पार्टी अटेंड कर रहे होगे इन फ्यूचर। ओके। नाउ परफेक्ट, परफेक्ट में वी टॉक अबाउट एनी एक्शन दैट विल बी डन इन द फ्यूचर। ओके, यानी कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर कोई भी एक्शन परफॉर्म हो चुका होगा। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अपनी जर्नी कब कंप्लीट करेंगे, सो यू कैन से ना दैट माई जर्नी शैल हैव बीन कम्प्लीटेड बाय सो एंड सो डेट। क्लियर। तो यानी कि आपने प्रेडिक्ट किया कि उस दिन मेरा जो वर्क है वो हो चुका होगा। सो एनी एक्शन विच विल बी कम्प्लीटेड इन फ्यूचर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। सी द रूल्स, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन परफेक्ट है तो V3 तो आएगा ही, कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। आई शैल हैव फिनिश्ड कुकिंग बाय देन, यानी कि तब तक मेरी जो कुकिंग है वो फिनिश हो चुकी होगी। तो अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। नेगेटिव, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड कुकिंग बाय देन, तब तक मेरी जो कुकिंग है वो फिनिश नहीं हो चुकी होगी। वाई विल दे हैव बॉट अ न्यू कार। ओके, वो क्यों खरीदी होगी उन्होंने फ्यूचर में एक कार, क्यों खरीदी होगी। नाउ नेक्स्ट future perfect continuous, or future perfect continuous, the rule is so long and I don't think so that anybody uses this rule of future perfect continuous in daily life. I have never ever spoken this sentence because ये इतना ज़्यादा complicated है, and secondly it seems like a daydreaming. So let's see anyway, but it's a part of grammar, so we will see the rule. Subject plus will shall प्लस हैव प्लस वी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम यूज़ करते हैं फॉर एनी एक्शन दैट विल बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर में वो कॉन्टिन्यू चल रहा होगा और स्टार्ट हुआ होगा इधर इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। फ्यूचर में या तो शुरू होगा किसी एक A पॉइंट से और B पॉइंट तक चल रहा होगा। क्लियर। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम इसमें मेंशन होगा। I shall have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock, यानी कि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँगा 3 घंटे से। ओके, 6 बजे तक। क्लियर। I shall not have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock again here. So एक्शन जो है आपका फ्यूचर में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में ही वो कॉन्टिन्यू रहेगा। Shall I have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock? Clear? So this is which type of question, whether it is yes, no or WH. Yes, अब तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा that it is WH. Instead of period, यानी कि instead of full stop here, it should be a question mark after clock. It must be mistyping. Anyway, so I hope कि आपको present, past and future tense बहुत ही डिटेल में I made it very crystal clear. आपको समझ आ गया होगा tenses. अगर अभी भी थोड़ा बहुत confusion है तो आप rules को फिर से रिवाइज करिए। ओके, the main thing is only about the rules. Now it comes to the high time to assess our knowledge. अब हम देखेंगे कि हमने जितना सीखा है, are we able to attempt the questions?
with that knowledge or not? Okay, so let's start with question number 1. The sun dash in the west. So the option A says set, second sets, third set and D says none. तो देखिए ये ऐसे टी जो सेट है ना, ये तो आपको अगर आपने वी की जो फॉर्म्स हैं वो थोड़ी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, लर्न करिए, तो आपको पता चल चुका होगा कि ये सेट तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है. क्यों? बिकॉज इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिट. ये सिट की सेकेंड फॉर्म है. अब सूरज बैठेगा नहीं ना, सूरज बैठेगा नहीं ना भाई, इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल. तो यहाँ पे सेट तो कम्प्लीटली इनअप्रोप्रिएट है, सी. तो सी ऑप्शन को तो आपको देखना ही नहीं है. नाउ लेट्स सी ए एंड बी. ऑप्शन ए सेज सन सेट, ऑप्शन बी सेज सन सेट्स. सो द सन डैश इन द वेस्ट. तो अभी हमने डिस्कस किया था इन प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रुथ. तो यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, V1 आएगी. लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें S और ES ऐड करना होगा. तो द सन, सन सिंगुलर है या प्लूरल? ऑफ कोर्स इट इज सिंगुलर, दैट्स वाई वी हैव टू ऐड S. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट. नेक्स्ट, आई डैश चेस, आई डैश चेस व्हेन द डोर बेल रैंग. अब यहाँ पर आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं. ओके, यहाँ पर आप देखिए एक एक्शन एक एक्शन परफॉर्म हो रहा था, मीन वाइल सेकेंड एक्शन अकर हुआ, सेकेंड एक्शन बीच में टेक प्लेस करता है. ये हमने किस रूल में डिस्कस किया था? कैन यू टेल मी? देखिए अगेन शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, शी वॉज डांसिंग, शी वॉज ईटिंग अ मैंगो. ये बहुत ही बेसिक लेवल है. आपको एक एडवांस रूल अभी मैंने कराया है पास्ट कॉन्टीन्यूस में कि एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है एंड मीन वाइल द सेकेंड एक्शन टुक प्लेस. तो यहाँ पर एक एक्शन चल रहा है, हमें कॉन्टीन्यूस का यूज़ करना है. क्लियर? कॉन्टीन्यूस में आई टोल्ड यू दैट विच फॉर्म ऑफ वर्ब डू वी यूज़, V4 और V1 प्लस ING, आप कुछ भी बोल सकते हैं. तो हम अब एलिमिनेट कर देते हैं. देखो ए ऑप्शन में तो ING का यूज़ ही नहीं हुआ है, तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा. नाउ इज प्लेइंग, एम प्लेइंग, वॉज प्लेइंग. अब आई के साथ इज आएगा क्या? इज MR में आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है. तो हमारा ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया. अब हमारे पास बचे सिर्फ दो ऑप्शन, बी या डी. अब आप मुझे बताइए इज MR प्लेइंग, इज MR प्लेइंग, और यू कैन से इज MR प्लस V1 प्लस ING और इज MR प्लस V4 का यूज़ कब होता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में. क्लियर? लेकिन यहाँ पर देखिए आप रैंग यानी कि बजी, बैल जो है वो बजी, पास्ट का यूज़ हुआ है. और अगर पास्ट का यूज़ हुआ है तो हमें यहाँ पर भी क्या यूज़ करना होगा? पास्ट कॉन्टीन्यूस. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट. आई वॉज प्लेइंग चेस यानी कि एक एक्शन चल रहा था व्हेन द डोर बेल रैंग, जब दूसरा एक्शन बीच में अकर हुआ. नेक्स्ट, आई डैश गो टू द मार्केट टुमारो. तो हम टुमारो से आपको पता चल गया होगा कि फ्यूचर की बात हो रही है. टुमारो की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑफ कोर्स फ्यूचर. अब आप यहाँ पर देखिए शैल, हैव, हैड, वेंट. अब देखिए V2 तो आएगा नहीं क्योंकि गो की ही सेकेंड फॉर्म होती है वेंट. तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा. ओके, गो, वेंट, गॉन. सो गो और वेंट दो आप मेन वर्ब यूज़ करेंगे एक सेंटेंस में? डू यू थिंक सो कि टू मेन वर्ब्स आप एक ही सेंटेंस में यूज़ करेंगे? नो, नॉट एट ऑल. तो वेंट तो होगा नहीं. आई शैल गो टू द मार्केट, होल्ड करिए, आई हैड गो टू द मार्केट टुमारो. अब देखिए हैड जो है वो पास्ट है. हैड जो ऑक्सिलरी हमने पास्ट में यूज़ की थी ना, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड भी नहीं होगा. हैव प्रेजेंट का पार्ट है लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो इट विल बी शैल गो. सेकेंडली यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन के थ्रू कि जब भी हैड और हैव का यूज़ होगा, ओके, हैड और हैव का, उसके साथ हमेशा V3 आएगी. क्लियर है? अगर हैव है तो हैव डन, हैव गॉन. ओके, और सिंपली अगर हैड है तो वहाँ पर भी हैड गॉन, हैड कंप्लीटेड, V3 ही आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. शी डैश हेयर फॉर 5 years. ओके, शी डैश हेयर फॉर 5 years. अब यहाँ पर आप देखिए लास्ट वर्ड से आपको पता चल गया होगा कि पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, यानी कि कोई एक्शन या तो पास्ट में स्टार्ट हुआ है या फिर प्रेजेंट में, बट वो कंटिन्यू रहा है. ओके, चल रहा था, पीरियड ऑफ टाइमिंग दिया हुआ है आपको. सो शी लिव्ड हेयर फॉर 5 years. नो, शी लिविंग. अब मुझे बताइए लिविंग यानी कि V4 का आप यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ऑक्सिलरी? नो, नहीं ना. यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे V4 का यूज़ हुआ है प्लेइंग, तो प्लेइंग से पहले हमें एक ऑक्सिलरी चाहिए ना, वॉज. तो यहाँ पर अगर आप लिविंग लगाएंगे तो क्या उससे पहले आपको ऑक्सिलरी नहीं चाहिए? येस, यू रिक्वायर दैट. तो आपका बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब हमारे पास बचे हैं ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी. शी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years. शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years. तो शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई विल गो विद हैज़ इंस्टेड ऑफ हैव. ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इट विल बी शी हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years. ओके, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. सो
Dear learners and friends, thank you so much for watching the video, but you are not giving that much good response. I'm somewhere disappointed. So kindly subscribe the channel, share it with your friends, and even if you are having any kid or child at your home, just show them this video. It's gonna be really helpful for them also. So keep on watching the video and don't forget to give your support to our channel. Thank you so much and have a nice day.